हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज मी रोशन पहाड़े। हम लोग जो सॉलिड स्टेट का चैप्टर कर रहे हैं, आज हम लोग उसका पार्ट 3 करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने जहाँ पे स्टॉप किया तो वैसे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। वहाँ से ये जो पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स है, इसका थोड़ा पार्ट मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, वो हम लोग आज आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम ये जो पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स कर रहे हैं, हम इसको 3 डायमेंशन थ्री केसेस में डील करेंगे। एक तो 1D है, नेक्स्ट 2D है एंड देन 3D है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था और मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर का डेफिनेशन भी बताया था। तो ये सारे पार्ट्स हम लोग आज इसमें स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, जितना नंबर है उतने ही पार्ट्स हम लोग उसमें डील करने वाले हैं। तो 1D में जो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन है, अब देखिए उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे सिंपल बनता है। 1D बोला है तो एक ही डायमेंशन में आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है और ये कुछ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मैंने बैक टू बैक अटैच किए हैं। हर केस में जब आप उसका डायग्राम बना लेते हैं 1D में, 2D में या 3D में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको इंडिकेट करना पड़ता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर का मैंने आपको डेफिनेशन बोला था कि एक कंस्टिट्यूएंट एटम को कितना एटम सराउंडिंग में अटैच्ड है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। ऐसे केसेस में एक्सटर्नल पार्टिकल्स को काउंट नहीं किया जाता है। आई मीन जो एकदम एक्सट्रीम बाउंड्री पे है, इनको काउंट नहीं किया जाता है, उसके अंदर के काउंट किए जाते हैं। मान लीजिए ये जो एटम है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे काउंट करना है। अब उसको सराउंडिंग में कितना एटम्स है, तो ऑब्वियसली उसको सराउंडिंग में 2 एटम्स है। तो 1D का ये जो स्ट्रक्चर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो एटम है, ये पर्टिकुलर एटम, इसको और 2 मॉलिक्यूल्स या फिर 2 एटम सराउंडिंग में है, इसीलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2। तो 1D का जो केस है, ये हमारा केस यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब हम जाएंगे 2 डायमेंशन में। अब 2 डायमेंशन में जैसे कि मैंने आपको बोला था, जितना नंबर है उतने टाइप्स है। तो पहला जो टाइप है दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और दूसरा जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अब देखिए, मैंने क्या किया, ये जो एक लेयर है, मान लीजिए इस लेयर को मैंने नाम दिया ए, वो ए वाली लेयर उठाई और मैंने यहाँ पे नीचे प्लेस कर दी, तो ए का नाम ए ही रहेगा। मैंने क्या किया, उसी के ऊपर सेम लेयर को वापस प्लेस किया, यानी ए के ऊपर मैंने वापस ए को प्लेस किया, आगे एक और लेयर मैंने उसको प्लेस की और आगे एक और लेयर मैंने उसके ऊपर प्लेस की। तो इस हिसाब से ए की मेरे कितनी लेयर्स हो जाती है, 4 लेयर हो जाती है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है, ये आपका 2D का फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब मुझे ढूंढना है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कंसीडर कीजिए कि मैंने ये वाला आइटम लिया है और इस पर्टिकुलर आइटम का मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना है। अब ये जो है, ये 3 पार्ट या फिर 4 जो पार्टिकल्स है, इसको ये क्या है, अटैच्ड है। देखिए मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। तो ये पर्टिकुलर जो एटम है, इसके सराउंडिंग में टोटल हमारे पास 4 एटम्स है। तो ये पर्टिकुलर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। अब ये यहाँ पे अगर आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो ये यहाँ पे क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया है। तो इसीलिए उसका नाम क्या आया है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो आपको यही से समझ जाना चाहिए कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर आने वाला है वो 4 आने वाला है। तो ये जो हमारा फर्स्ट टाइप था, वो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब जो 2D का हमारा सेकंड टाइप है, वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब आपको अंदाजा आ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आने वाला है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। ये जो ए वाली लेयर है ना, ये सेम लेयर उठा के मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। आपने एक बार नोटिस की होगी, देखिए ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये जो स्पेस है दोनों के बीच में, इसको बोला जाता है वॉइड स्पेस। ये जो स्पेस है आपको यहाँ पे भी दिख रही है 2 एटम्स के बीच में, ये जो फ्री स्पेस है, इसको हम लोग बोलते हैं वॉइड स्पेसेस। हम लोग ये पैकिंग क्यों कर रहे हैं, मैंने आपको लास्ट केस में लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल भी दिया था, एक स्टिक का एग्जांपल था और एक आयरन रॉड का एग्जांपल था। तो मुझे करना क्या है, मुझे ना ये जो स्क्वायर्स है, इनका वॉइड स्पेस कम करना है। बिकॉज अगर मैं इन लैटिसेस का वॉइड स्पेस कम कर दूंगा, तो मेरी जो पैकिंग इफिशियंसी वो बढ़ जाएगी और मेरा जो सॉलिड यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं, ये और थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से मैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्यों गया, ये जो वॉइड स्पेस है ये मुझे रिड्यूस करना था, इसीलिए। अब वो वॉइड स्पेस मैंने कैसे रिड्यूस किया, ये जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसको हम लोगों ने वॉइड स्पेस बोला है, इसको डिप्रेशंस बोला जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि ए वाली लेयर हम लोगों ने प्लेस की, ये जो नीचे ए वाली लेयर थी, उस ए वाली लेयर को मैंने यहाँ पे प्लेस किया। अब ए वाली लेयर पे जो डिप्रेशंस यहाँ पे आ रहे थे, उन डिप्रेशंस को फिल करते हुए मैंने दूसरी लेयर उन डिप्रेशंस में क्या कर दी, फिल कर दी। अब ये ए वाली जो लेयर आपने लगाई थी और जो बी वाली, आई मीन जो ऊपर वाली लेयर आई, ये दोनों एक दूसरे को मैच नहीं हो रही है। जैसे ये दोनों लेयर्स एक दूसरे को मैच हो रही थी, वैसे ये दोनों लेयर एक दूसरे को मैच नहीं हो रही है। इसलिए नीचे वाली लेयर का नाम मैंने ए दिया
उसके डिप्रेशंस में जो लेयर हम लोगों ने डाली उसका नाम मैंने बी दिया। अब क्या हुआ, उसके ऊपर भी मैं एक लेयर को प्लेस करूंगा। अब उसके ऊपर जब मैंने लेयर को प्लेस किया तो फर्स्ट एंड थर्ड लेयर मुझे सेम दिख रही थी, इसलिए मैंने उसको क्या किया, ए नाम दिया। वापस ए को फिलअप करने के लिए, मैं उसके डिप्रेशंस को फिलअप करने के लिए मैं एक और लेयर ऐड करूंगा, तो फोर्थ एंड सेकेंड लेयर मुझे यहाँ पे सेम दिख रही थी, इसलिए मैंने फोर्थ लेयर का नाम बी दे दिया। तो इस हिसाब से यहाँ पे मेरा ए बी का स्ट्रक्चर बन जाता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में मेरा ए का स्ट्रक्चर बन रहा था, अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मेरा ए बी का स्ट्रक्चर बन रहा है। अब हम ये देखते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करें। फॉर एग्जांपल मुझे इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए। आप अच्छे से देखेंगे तो उसको 6 एटम सराउंडिंग है, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं एक ज्वाइन कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस पर्टिकुलर एटम को उसके सराउंडिंग में कितना एटम्स है, 6, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, इसीलिए ये 2D का जो क्लोज पैकिंग है इसको नाम दिया है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये आपको याद रखना है। एक और बात है, अगर हम यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि हम लोग जो आपकी डिप्रेशन इसको रिड्यूस कर रहे हैं, वो रिड्यूस कैसे हुआ वो एक बार देख लेते हैं। ये जो यहाँ पे व्हाइट स्पेसेस है, अगर आप देखेंगे तो ये व्हाइट स्पेस को जैसे दिख रही है, ये वाली व्हाइट स्पेस, ये जो व्हाइट स्पेस यहाँ पे है ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। कहाँ पे, क्लोज स्क्वायर क्लोज पैकिंग में बोल रहा हूँ। और हेक्सागोनल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये और ये दो टाइप्स में दिखेगी। तो एक्चुअल में वो ट्राइंगल ही है, कहीं कहीं पे डिप्रेशन डाउनवर्ड ऐसा है, कहीं कहीं पे अपवर्ड ऐसा है, दोनों में से एक ही है, दोनों वहाँ पे नहीं दिख रही है। तो आपको समझ, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक निकाल देता हूँ कन्फ्यूजन ना, इसलिए तो इससे यहाँ पे आपके डिप्रेशन रिड्यूस हो गए। अभी हमारा 3D भी बाकी है, 3D में हम लोग ये जो डिप्रेशन आ रहा है उसको भी फिलअप कर रहे हैं। सिर्फ मैं आपको 2D में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जाता हूँ और ए का जो मेरा स्ट्रक्चर है इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ ए बी में, तो क्या फर्क पड़ता है, तो मेरे वॉइड जो है वो यहाँ पे आधे हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली इसकी जो, अगर इस सॉलिड को मैं ब्रेक करने जाऊँ तो इस सॉलिड को मुझे ज्यादा एनर्जी रहेगी विद रिस्पेक्ट टू ये सॉलिड। ये आपको इसमें याद रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो अभी हम लोग जो 3D के लिए है उसमें स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे कि आपका जो फर्स्ट पॉइंट आएगा वो आएगा स्क्वायर क्लोज पैकिंग। 3 पॉइंट्स इसमें भी आएंगे। अब देखिए इसमें बेसिकली हुआ क्या है, थोड़ा मैंने यहाँ पे 3D आपको ट्राई किया है समझने के लिए। जो सबसे नीचे की लेयर है ये मेरी ए लेयर है, जो मैंने यहाँ पे सबसे नीचे प्लेस की, उसके ऊपर वापस मैंने ए लेयर प्लेस की, वापस ए लेयर प्लेस की और वापस ए लेयर प्लेस की, यहाँ तक। अब ये तो 2D हो जाता है। 3D के लिए इसके सेम टाइप के शेल्स क्या होंगे, ऐसे पीछे से भी आएंगे, तो एक के ऊपर एक ऐसा मैंने पीछे से अप्लाई करना स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे होगा कि वापस ये कौन सा टाइप आएगा आपका, ए टाइप पे आ जाता है अगर आप उसको इस तरीके से प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पर्टिकुलर आइटम का कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढने की मैंने कोशिश की है। अब ये पर्टिकुलर आइटम सराउंडिंग 6 से मैच होता है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6। अभी कैसे मैच होगा, ये 4 ऑन द स्फीयर है, 1 अबव द स्फीयर एंड 1 बिलो द स्फीयर है। ये थोड़ा सा सिंपल क्यूबिक सेल या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक सेल की तरह ही दिखता है, लेकिन फिर आप बोलेंगे कि प्रिमिटिव क्यूबिक सेल में तो 8 साइड्स आएंगे, 8 एटम्स आएंगे, हम 6 क्यों लिख रहे हैं, इसके नीचे के 2 इसको कनेक्टेड नहीं है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है, जब हम 6 लिखते हैं देयर 4 ऑन द प्लेन, 1 अबव एंड 1 बिलो, इसीलिए 4 + 1 + 1 यहाँ पे ये 6 आ जाता है। एक पॉइंट इसमें आपको नोट करना है, इसका एक एग्जांपल है, द ओनली मेटल जो इस टाइप का स्ट्रक्चर एग्जिबिट करता है इट इज पोलोनियम। ये इसमें आपको याद रखना है। तो ये तो हमारा फर्स्ट था स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सेकंड पे आते हैं स्टैकिंग ऑफ 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग पैक लेयर्स। अब ये 2 हेक्सागोनल लेयर से मेरा क्या मतलब है, जब हम 2D में जहाँ पे हमने ए बी बनाया था, आपको याद होगा नीचे जो हमारी लेयर थी वो ए थी, उसके डिप्रेशंस फिलअप करने के लिए हमने जो ऊपर से लेयर डाली वो बी थी, तो नीचे की लेयर ए हो जाती है, ऊपर की लेयर बी हो जाती है। सिमिलरली इसको फिलअप करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था, वापस लेयर्स लगाई थी, उसको ए बोल दिया, उसके डिप्रेशंस फिलअप करने के लिए हम लोगों ने एक और लेयर यहाँ पे बना दी थी, इसको हमने बी बोल दिया। अब हुआ क्या था, ये तो 2D में था, जब हम इसको 3D में कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे नीचे एक ब्लैक कलर का पूरा लेयर है, उसके ऊपर मैंने रेड कलर की एक लेयर लगाई है। लेकिन अब इसमें डिफरेंशिएशन क्या है, नीचे की जो ब्लैक कलर की पूरी लेयर है, इस पूरी लेयर को 3D में ए बोला जाता है। अगर आप उस लेयर को अच्छे से देखेंगे, सिर्फ ब्लैक कलर की लेयर में बोल रहा हूँ, वो कुछ इस तरीके से देखेंगे,
तो वो जो ब्लैक कलर का पूरा लेयर है उसको अगर आप 2D में देखते तो वो AB का पैटर्न होता है, लेकिन जब आप उसको 3D में कंसिडर करेंगे तो पूरी की पूरी जो बैक लेयर है एक्चुअल में वो होनी चाहिए थी AB। फिलहाल उस ब्लैक लेयर का नाम हम लोगों ने A लिखा है। तो ये तो एक प्लेन हो गया। 3D में करने के लिए मैं उसके ऊपर अब डिप्रेशंस को फिलअप करूंगा, बिकॉज देखो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इसके डिप्रेशन कुछ एक इस टाइप का है और एक कुछ एक टाइप का है, इस टाइप की डिप्रेशन से उसको फिल करने के लिए मैं अब उसके ऊपर क्या करूंगा, लेयर को प्रेस करूंगा। अब जो ऊपर की रेड कलर की लेयर मैंने प्लेस किया उसको भी आप अच्छी से देखेंगे तो वो भी कुछ इस तरीके से ही दिखेगा, लेकिन पूरी ऊपर की जो लेयर है इसको मैंने अभी क्या किया है, बी नाम दिया है। हालांकि अगर आप उसको 2D में देखते हैं तो वो क्या होता, AB ही होता, लेकिन 3D में आने की वजह से वो उसके ऊपर प्लेस हो गया और वहां पे हम लोगों ने उसको B नाम दिया है। तो A उसके ऊपर वापस B ले, वापस A ले, वापस B ले, तो AB टाइप हम लोग यहाँ पे उसको बता सकते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, ऐसा करने के बावजूद भी इसमें दो टाइप के वॉइड जो है वो जनरेट होते हैं। एक आपका आता है टेट्राहेड्रल वॉइड और एक आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब देखिए ये वॉइड क्यों जनरेट हो रहा है एक बार वो भी देख लीजिए। नीचे ब्लैक है, माने कि आपकी जो A लेयर हम लोगों ने प्लेस की थी वो है। अब ये 3 A के एटम्स को जब इसका डिप्रेशन में इसके ऊपर फिलअप करूंगा तो मैं B के लेयर डालूंगा, तो उसके अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो नीचे से ये जो डिप्रेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे, क्योंकि ऊपर से तो आपने फिलअप कर दिया था, नीचे से आपने फिलअप नहीं किया था। तो नीचे से अगर आप इसको देखेंगे तो इसको टेट्राहेड्रल वॉइड बोला जाएगा। मतलब ये वॉइड किसकी वजह से जनरेट हुआ, नीचे तो एक लेयर थी, ऊपर की लेयर आने की वजह से ये वॉइड जनरेट हुआ है। अगर ऊपर ये नहीं आता तो टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं बोलते उसको, वॉइड जनरेट होता वहां पे, लेकिन उसका नाम टेट्राहेड्रल नहीं होता। तो ये वॉइड क्यों जनरेट हुआ है, दो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने के वजह से। लेकिन ऑक्टाहेड्रल का वॉइड देखिए इसमें क्या हो रहा है, नीचे मैंने N, M और R जो है ये मैंने ब्लैक से बनाया, माने कि वो आपकी A वाली लेयर है, उसके ऊपर जो रेड लेयर प्लेस की है Q O N R सॉरी P Q O N P, ये आपकी B वाली लेयर है। अब क्या है, जो ब्लैक वाली लेयर का डिप्रेशन है और जो रेड वाली लेयर का डिप्रेशन है, उन दोनों के बीच का जो डिप्रेशन है वो एक ही है। मतलब आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ब्लैक का जो डिप्रेशन आ रहा है वो और जो ऊपर की रेड लेयर का डिप्रेशन आ रहा है वो, ये दोनों भी डिप्रेशन सेम जगह पे आ रहे हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। दोनों भी बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है कि टेट्राहेड्रल वॉइड किसके बीच में आपने जनरेट किया, एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर प्लेस हो रही है उसके वजह से वॉइड जनरेट हुआ। यहाँ पे तो क्या हुआ, एक जो लेयर थी उसी के ऊपर जब आप दूसरी लेयर प्लेस करेंगे लेकिन दोनों के वॉइड्स मैच हो जाते हैं। जो नीचे की ब्लैक कलर की लेयर दिख रही थी वो और जो ऊपर की रेड कलर की लेयर दिख रही थी वो, दोनों का वॉइड स्पेस सेम आता है। ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इसी के लिए टेट्राहेड्रॉन एंड ऑक्टाहेड्रॉन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे भी मैंने नंबरिंग नेमिंग किया है, वो नेमिंग आपको यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से ये ऑक्टाहेड्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया और ये आपका टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। ये दोनों भी बातें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बीच में डिफरेंस भी पूछा जाता है, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं, जो थर्ड लास्ट पॉइंट हम लोगों का पैकिंग में बचा है, डिस्प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर। थर्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर मतलब पहले की दो हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लेयर जो थी वो AB की थी। अब वो AB को एक बार पूरा A कंसिडर किया था और AB को एक बार पूरा B कंसिडर किया था। अब 3D में उसी AB को हम लोग पूरा C कंसिडर जो है वो करने वाले हैं। मैंने आपको इसके पहले बताया था, आप नीचे A लेयर रखेंगे उसके ऊपर B लेयर रखेंगे, लेकिन नीचे से इसका जो पार्ट है, जो वॉइड आपको दिख रहा है वो वॉइड वो जो डिप्रेशन है अभी हमको वो फिल अप करना है। तो देखिए मैंने क्या किया, ऊपर जो AB की एक्चुअल में ब्लैक कलर, अगर आप 2D के हिसाब से देखें तो वो AB है। फिलहाल उस पूरे ब्लैक लेयर को हमने नाम क्या दिया है A। उसके वो जो थी वो किसके ऊपर हम लोगों ने डिप्रेशन फिल अप किए थे, B के ऊपर, यानी सबसे नीचे हम लोगों ने। आप ऐसा अज्यूम करें कि सबसे पहले मैंने रेड लेयर रखी थी, रेड जो लेयर थी उसका नाम B था, उसके ऊपर जो मैंने लेयर प्लेस की वो मेरी A लेयर थी। यहाँ पे आपका A और B का काम हो जाता है। लेकिन वॉइड जो था वो तो नीचे से जनरेट हो रहा था, तो सबसे B के नीचे हम लोगों ने जो लेयर प्लेस कर दी वो हो गई थी C, यानी ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रही है जो मैंने नीचे से प्लेस किया। फिर आप बोलेंगे इसके ऊपर भी तो लेयर, यहाँ पे भी तो आपको गैप्स दिख रहे हैं, ये भी तो वॉइड दिख रहा है, लेकिन ये जो ABC है ये हम लोग दो बार प्लेस करेंगे ना, ABC वापस उसके ऊपर AB और C स्टार्ट हो जाएगा। तो ऊपर की लेयर पे भी जो डिप्रेशन होंगे वो आपकी जो उसके ऊपर जो लेयर आने वाली है वो वाली लेयर उसको क्या करेगी, यानी अभी ABC में वापस इसकी A के ऊपर क्या हो जाएगा, ग्रीन कलर की लेयर आएगी।
तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ ए बी और सी। तो ए बी सी तो यहाँ पे प्लेस हो गया। अब ए के ऊपर क्या होगा, सेम स्ट्रक्चर वापस रिपीट होगा। तो ब्लैक के ऊपर हमें कौन सी लेयर आएगी, ग्रीन लेयर आएगी। ग्रीन के ऊपर वापस कौन सी लेयर आएगी, रेड लेयर आएगी। और उसके ऊपर वापस क्या हो जाएगी, ब्लैक लेयर आएगी। ऐसा कंटिन्यूअसली उसके अंदर चलता रहेगा। अच्छा, इसको क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोला जाता है, सीसीपी। इसको अगर मैं थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ होगा। मैंने थोड़ा सा ट्राई किया है कि मैं आपको उसमें बताऊँ कि इसको एक्सपांडेड व्यू में कैसे करेंगे। थोड़ा सा इमेजिनेशन यहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इट इज एक्जैक्टली सेम एज एफसीसी क्रिस्टल, जो आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल जैसा आता था उसी तरीके से दिखेगा। एंड इसका जो एग्जांपल है, हम लोग CuAg यानी कॉपर, अर्जेंट यानी कि सिल्वर, ये दोनों के एग्जांपल्स हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये पूरा जो अभी पैकिंग का जो हमारा 1D 2D और 3D था, ये पूरा अभी हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर का जो पॉइंट है वो एक रह गया था उसमें। तो जब आपका क्लोज स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर था, जो मैंने आपको बोला था SCC और प्रिमिटिव क्यूबिक सेल को भी इक्वल आता है, इसका मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो 4 इज इन इट्स ओन लेयर, 1 इज अबव द लेयर, द अदर 1 इज बिलो द लेयर। इसका रहेगा था CCP एंड FCC वाला जो अभी हम लोगों ने देखा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 12। ये आपको इसमें याद रखना है। अब कैसे आता है, तो मैंने एक्सपांडेड स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, 6 इन इट्स लेयर, 3 अबव एंड 3 बिलो। तो 6 उसके खुद की लेयर में आएंगे, 3 ऊपर की लेयर में आएंगे और 3 नीचे के लेवल में आएंगे। ऐसे कुल मिला के उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो मैंने उसको हाईलाइट भी किया है, आपको यहाँ पे याद रखना है। इफ n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आप n को नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंसीडर करते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 2n एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स विल बी हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। ये हमेशा याद रखना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड अगर 2n है तो उसका हाफ कितना आएगा, दैट विल बी ओनली n। सो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n कंसीडर करना है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको n कंसीडर करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करें, इसको नोट डाउन करें। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो है हमारा पैकिंग इफिशियंसी। इसमें इनकी जो रेडियस के पॉइंट्स है वो और इनकी जो पैकिंग इफिशियंसी फाइनल जो आंसर आ जाएगा, ये हम लोगों को आगे कुछ ना कुछ MCQs वगैरह में या फिर जो रेडियस है ये तो हमको आगे न्यूमेरिकल्स में भी यूज करना है। तो पैकिंग इफिशियंसी परसेंटेज में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, माने कि n। अब n क्या था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था 1, 2 या 4 आपका आंसर आ रहा था। तो वो n की वैल्यू हम लोग यहाँ पे प्लेस करेंगे। हम लोग 3 डेरिवेशंस देखने वाले हैं, SCC, BCC, FCC, ऐसे 3 डेरिवेशंस उसमें आएंगे। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये n आ गया, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ईच सेल, जो भी वॉल्यूम ऑफ ईच सेल होगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला सबसे आखिर में यूज होता है, वो कैसे यूज करना है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम SCC का जो डेरिवेशन है ये स्टार्ट करते हैं। SCC, अब देखिए SCC स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखता है कि जो क्यूब आपने ड्रॉ किया, इसके 8 जितने भी आपके 8 वर्टिसेस है सबके ऊपर हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था ये एक्चुअल में जब होगा तो ऐसा कुछ बड़े सर्कल्स आएंगे। तो जो अपर लेयर जो है, इसके जो 4 सर्कल्स है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा एक्सपांडेड फॉर्म में ड्रॉ किया। अब अगर मैं एक सिर्फ सर्कल देखूं, यानी अगर मेरे पास सिर्फ एक सर्कल है, तो सेंटर से लेके जो उसके आउटरमोस्ट तक का जो डिस्टेंस आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, रेडियस। तो देखिए सेंटर से लेके यहाँ से यहाँ तक का मैंने इसको r दे दिया, ये सेंटर भी यहाँ से लेके यहाँ तक r आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ये जो 2 रेडियस मिलके जो एक बनेगा, आई मीन a इज इक्वल टू 2r की जो कंडीशन आएगी, इसको हम लोग बोलेंगे एज लेंथ। तो इसकी एज लेंथ हम लोग क्या ले रहे हैं, a ले रहे हैं। आपको याद होगा मैंने ABC अल्फा बीटा गामा में आपको बताया था। तो a इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या ले लिया, 2r। तो रेडियस क्या निकलेगी मेरी, इसको अगर मैं चेंज कर दूंगा तो r इज इक्वल टू a/2 आ जाएगा। अगर मुझे एक इतनी सी सिर्फ रेडियस अगर मुझे चाहिए तो एज लेंथ डिवाइड बाय में 2 कर दूंगा, तो मुझे दोनों भी रेडियस जो है वो सेपरेटली मिल जाएगी। तो रेडियस तो मुझे यहाँ पे मिल गई। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम क्या लेते हैं हम लोग, 4/3 πr³। इसमें r की वैल्यू में हम लोग क्या करेंगे, रेडियस जो कैलकुलेट किया था उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कैसे दिखेगा वो, 4/3 पाई, r की जगह पे a/2 का आपको क्यूब करना है। ये पूरा जब आप सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आएगा πa³/6। ये आंसर आ जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ वन एटम के लिए। आगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम लोग कितना लेंगे, a³, मतलब ये वाली साइड भी मैंने a ली, ये वाली साइड भी मैंने a ली और ये भी मैंने a ले लिया। तो इसका वॉल्यूम में क्या लूंगा, a³ एंड ये SCC वाला स्ट्रक्चर है। तो SCC के लिए हम लोग n कितना लेते हैं, हम लोगों ने क्या था
8 इंटू 1/8, जिसका आंसर कितना आएगा 1, इसलिए मैंने n कितना लिया है 1। अब ये सारी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो n कितना आया आपका 1, जस्ट हम लोगों ने लिखा तो 1 मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ईच सेल। तो वॉल्यूम ऑफ ईच सेल आपका कितना आ रहा था, इट वाज पाई a क्यूब बाय 6, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे डाल दी, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना लिखा है a क्यूब, परसेंटेज ढूंढना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे होगा क्या, आपका a क्यूब जो है वो कैंसिल हो जाता है, पाई बाय 6 बच गया, मल्टीप्लाई बाय 100। पाई की वैल्यू 3.14, वो उसको आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो 0.52 और रिकरिंग में 333 आएगा। तो रिकरिंग को स्टॉप करने के लिए हम लोग मिक्स डिजिट ले लेते हैं और उसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने जीरोस है उतने डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका पैकिंग एफिशिएंसी आपको कितनी मिल जाती है 52.4%। तो एक डिजिट आपको इसमें याद रखना है कि 52.4% आपकी परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी आती है एससीसी के केस में। जो सेकंड डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं वो है एफसीसी के लिए। अब एससीसी और एफसीसी में क्या फर्क आ रहा था, एफसीसी में एससीसी पूरा आ जाएगा, मतलब कि आपके जो वर्टेक्स है उसके चारों उस पे जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स है वो आएंगे और हर फेस के सेंटर में आएगा। तो देखिए जो एबीसीडी पहले ड्रॉ किया था वो वैसे ही ड्रॉ किया है, लेकिन उसके बीच में मैंने एक और पार्टिकल डाल दिया बिकॉज वो सामने वाली फेस का जो पार्टिकल आएगा वो उसमें मुझे एग्जिबिट करना है। जैसे कि आपका जो ये क्यूब है, ये क्यूब मैंने कुछ ऐसे ड्रॉ किया और यहाँ पे आपके जो ए बी सी डी है ये नेम्स मैंने यहाँ पे दे दिए और ये जो फ्रंट के 4 वर्टिसेस है वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए और ये जो आपका फ्रंट का प्लेन जो आपको दिख रहा है इसके फेस के सेंटर में जो आएगा वो मैंने यहाँ पे ओ ड्रॉ किया है। अगेन ए से लेके आउटर तक का ये आपका आर आएगा, सी के सेंटर से लेके यहाँ तक का आर आएगा और ओ के लिए तो 2 बार आर आ जाएगा। तो ए सी जो पूरा आएगा, ए सी में पूरा कितना कंसिडर करूंगा 4 टाइम्स आर, बिकॉज ये एक आर, यहाँ का आर और यहाँ के 2 आर, ऐसा एसी का पूरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 4r। और ऑब्वियसली यहाँ का जो मैं एज लेंथ कंसीडर करूंगा वो कहूंगा मैं a। अब देखिए मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्या किया, कंसीडर राइट एंगल ट्रायंगल ABC, A B और C। ये जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC कितना है आपके पास 4r, तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगर ये जो BC आ रहा है वो A है तो AB कितना होगा वो भी A होगा। सो AB स्क्वायर मतलब A स्क्वायर हो जाएगा और ये जो आपका BC स्क्वायर था वो भी कितना होगा A स्क्वायर आएगा। तो 4r स्क्वायर यानी कितना हो गया 16r स्क्वायर एंड A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर। तो ये 1 जा एंड ये 8 जा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और फिर r स्क्वायर की अगर मुझे इक्वेशन बनाना है तो फिर मैं यहाँ पे उसको क्या करूंगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इनके स्क्वायर रूट्स निकल जाएंगे तो आपको FCC का जो रेडियस आएगा वो कितना मिलेगा, r इज इक्वल टू A और इसका 2√2 आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करने के बाद में। नेक्स्ट FCC के लिए n कितना आने वाला है 4, कैसे 8 इंटू 1/8 करते हम लोग प्लस 6 इंटू हाफ, सो 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज अगेन A क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ वन एटम कितना लेते हैं हम लोग 4/3 पाई r क्यूब। r की वैल्यू में आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसका रेडियस, सो 4/3 पाई a अपॉन 2 स्क्वायर रूट 2 का क्यूब। इसको सॉल्व करने के बाद में आपका फाइनल आंसर आता है पाई a क्यूब अपॉन 12√2। यहाँ तक मैंने क्लाइन ड्रॉ की बिकॉज यहाँ पे हमको आगे क्या करना है, सारी चीजों का सब्स्टिट्यूशन करना है, तो कुछ अलग पार्ट नहीं है, सिर्फ डिफरेंशिएशन करने के लिए मैंने लाइन ड्रॉ की थी। अब पैकिंग एफिशिएंसी में हम लोग क्या लिखेंगे, n जो कि आपका 4 था मल्टीप्लाई बाय पाई a क्यूब अपॉन 12√2 डिवाइडेड बाय a क्यूब जो कि आपको वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है। परसेंटेज निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब होगा क्या, ये a क्यूब कैंसिल हो गया, 1 जा और ये 3 जा आ गया, क्या बचा आपके पास पाई 3√2 और ये मल्टीप्लाई बाय 100। पाई की वैल्यू 22/7 का आंसर आता है 3.142 और भी आता है, फिलहाल मैंने लिखा है 3.142। ये जो 2 है वो ऐसी √2 का आंसर जब आप सॉल्व करेंगे 1.414 ये उसका आंसर आता है एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, इतना पार्ट अगर आप सॉल्व कर लेंगे इसका आंसर आ जाएगा 0.74 मल्टीप्लाई बाय 100। जितने जीरोस है उतने डेसिमल में शिफ्ट करूंगा तो FCC की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाती है, इट इज 74%। ये भी डिजिट आपको इसके अंदर याद रखना है। जो हमारा थर्ड डेरिवेशन है वो है अभी BCC के लिए, यानी कि बॉडी सेंटर। अब देखिए मैंने क्यूब ड्रॉ किया है
और क्यूब में मैंने अभी क्या किया, जो फ्रंट फेस है, आई मीन जो नीचे वाला फेस है सॉरी, वो ए बी सी डी किया, और जो ऊपर वाला फेस है उसको ई एफ जी एच किया। मैं इसको डायगोनली कंसीडर कर रहा हूँ। अब बॉडी सेंटर मतलब क्या है, जो आर्क वर्टेसेस है उसके सर्कल्स तो वैसे ही होंगे, और पूरे बॉडी के सेंटर में एक आएगा। तो बॉडी के सेंटर का मैंने यहाँ पे बताया, उसका रेडियस ऑफ कोर्स क्या आएगा 2, आई मीन सॉरी, इसका जो डायमीटर आएगा वो क्या कंसीडर करेंगे 2r। यहाँ पे जो जी वाला पार्ट है और जो ए वाला है उसके सर मैंने कंप्लीटली ड्रॉ किया। जी के लिए रेडियस कितना लेंगे हम लोग r, और ए का जो रेडियस है वो भी मैंने r लिया, और वापस आपका जो एज लेंथ है वो मैंने कंसीडर कर लिया a। अब मुझे क्या है यहाँ पे AC का जो आंसर है ये मुझे चाहिए, AC का जो डायमेंशन है वो उसकी मुझे जरूरत है। तो मैंने क्या किया, A B और C का जो ट्राइंगल है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम मैंने अप्लाई किया, जो A B और C आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इनके जो आपके एज लेंथ है वो क्या है, हमेशा A ही है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ गया। So a square plus a square will give AC square। तो AC square is equal to 2a square आ जाएगा। से स्क्वायर रूट्स वगैरह जब आप निकालेंगे तो AC is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। एंड AG कितना दिया है, A से लेके G तक r plus 2r plus r, और पूरा कितना हो जाता है, AG is equal to 4r। ये हमको आगे यूज करना है। देखिए कंसीडर ट्राइंगल ACG, नहीं A C और G, तो यहाँ का अब ये जो राइट एंगल है यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे इस ट्राइंगल में। सो AG स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर। तो AG स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CG स्क्वायर। AG का वैल्यू कितना लेने वाले हम लोग अभी 4r, और 4r का स्क्वायर करने के बाद में कितना आएगा 16r स्क्वायर। देन AC स्क्वायर, आपका AC का स्क्वायर करने के बाद में, आई मीन स्क्वायर रूट ऑफ 2a का स्क्वायर रूट करने के बाद 2a स्क्वायर आएगा, और CG का स्क्वायर आप करेंगे, यानी जो आपका CG है ऑफ कोर्स ये भी आप कितना लेंगे a लेंगे, तो वो आ जाएगा a स्क्वायर। तो 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, बराबर एडिशन करने के बाद तो वो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर डिवाइड बाय 16। ये 16 मैंने डिवीजन में ले लिया, और इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करने के बाद r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/4a। ये आपका रेडियस आ जाता है BCC के लिए, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे BCC के लिए इसका हम लोगों ने जब n कैलकुलेट किया था कैसे किया था, 8 into 1/8 प्लस बॉडी सेंटर का 1, आपका आंसर कितना आया था, तो हम लोगों ने लिया 2। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना आ गया a क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई r क्यूब। अगेन ये जो r है यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये वैल्यू, सो 4/3 पाई वैसे ही प्लेस किया, r की जगह पे √3/4a और उसका क्यूब आपको प्लेस करना होगा, वो यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ तक आ गए 4/3 पाई r क्यूब तक हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी में सारी वैल्यूज को डालेंगे। इसको मैं यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये मैं मेन फॉर्मूला में इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो आपने n की वैल्यू जो 2 थी वो ली थी, मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई ऐसे ही ले लिया। 3 का क्यूब जब आप करेंगे वो 3√3 आएगा, 4 का क्यूब विल बी 16, एंड यहाँ पे a क्यूब ले लिया डिवाइड बाय a क्यूब, परसेंटेज ढूंढना है इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे कैंसिलेशंस वगैरह करने के बाद में आपके पास ये बचेगा √3 पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे √3 पाई और 8 का जो आंसर आएगा दैट विल बी 0.68, और ये मल्टीप्लाई बाय 100 आपने वैसे ले लिया। तो जितने जीरोस उतने डेसिमल में शिफ्ट करूंगा तो दैट विल बी 68%। तो BCC के लिए आपकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है दैट इज अराउंड 68%। अब देखिए आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, आपके कोऑर्डिनेशन नंबर्स के पॉइंट मैंने क्लियर कर दे पैकिंग करते वक्त 1D 2D एंड 3D में, और हम लोगों ने 3 काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस यहाँ पे हम लोगों ने किए। SCC का डेरिवेशन एक बार ऑलरेडी आ गया था 2 मार्क्स के लिए बोर्ड्स में, आई गेस 2 या 3 इयर्स पहले। तो अभी आपको इन सारी डेरिवेशंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज इसके रेडियस का यूज करके, और जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डेंसिटी का फॉर्मूला यूज किया था, और ये जो n के आंसर्स आ रहे हैं ये सब कुछ कंबाइन करके हम लोग अभी आगे इसके न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। अभी थोड़ा सा पार्ट चैप्टर का भी बाकी है, चैप्टर भी जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको, और पूरा का पूरा चैप्टर में जल्दी से यहाँ पे कंप्लीट करवा भी दूंगा। आपको अगर कुछ डाउट्स है उससे नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं आपको उसके आंसर्स दूंगा। थैंक यू।